हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम लोग संधारित्रों के संयोजन पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में 100% छपने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। जैसे क्वेश्चंस बताया जा रहा है और बस हो सकता है कि नंबर चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का तरीका एकदम वही रहता है। आप इस टाइप से आप कम से कम मैं आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे है, अभी का 2 क्वेश्चन और बता दूंगा। तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए पर्याप्त है। उतना क्वेश्चन आप लगा लोगे ना तो संयोजन पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो पहली बात, आपको डर नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जब आप लोग ना, आपकी जो डर होती है वह डर जो पहले कम रहती है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ जाती है। ठीक है, तो डर कब नहीं रहेगा? जब आप क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस किए रहेंगे, कम से कम 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओ ना, उसको दौड़ा के करके आओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की क्लास में हम लोग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, और देखेंगे आप लोग कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा रहा भाई पहला क्वेश्चन, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन और ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हैं। तो अब तीनों क्वेश्चंस में पहले मैं इस क्वेश्चंस को लगा रहा हूँ। ठीक ना, इस क्वेश्चन मतलब दूसरे वाले क्वेश्चंस का मैं पहले सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए अभी देखो क्या इसमें पूछा हुआ इसको नहीं लिखा हूँ, क्या इसमें पूछा उसको भी नहीं लिखा हूँ। ठीक है, जो पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, उसको हम लिखते चलेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए व बी के बीच क्या पूछा हमको? तुल्य धारिता पूछा हुआ है। ए व बी के बीच है तुल्य धारिता। क्या पूछा हुआ हमसे? ए व बी के बीच में तुल्य धारिता कितना होगा, वही हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लगाते हैं भाई। अब यहाँ पे समझने के लिए समझो कि भाई हमें ए और बी के बीच पूछा हुआ है, तो पहले नाम किसका आया? ए का, बाद में किसका नाम आया? बी का। जो यहाँ पे आवेश चलेगा, जो नाम पहले आता है वहाँ से आवेश चलना शुरू करता है। जो नाम पहले आता है वहाँ से आवेश चलना शुरू करता है। तो नाम पहले कौन आया? ए से आवेश चलना शुरू किया। यहाँ पे आवेश पहुँचा, पहुँचने के बाद कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। अब यहाँ से आवेश जब यहाँ पे गया तो अब यहाँ पे कितना पहुँचा नहीं पता, यहाँ से यहाँ पे कितना पहुँचा नहीं पता। ठीक है, तो आवेश के रूप में हम लोग विभवांतर समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ का विभवांतर v है, तो क्या यहाँ का विभवांतर v होगा? तो आप कहोगे नो। क्या होगा? कुछ नहीं पता, मान लेते x। यहाँ का विभवांतर मान लेते y, और यहाँ आवेश नहीं गया, इसका मतलब यहाँ विभवांतर क्या है? 0। ये समझने का तरीका है। ठीक है, जब आप ऐसे समझ लोगे तो आप अब इसको हम लोग व्हीटस्टोन सेतु पर लेकर आएंगे। किस पर लेकर आएंगे? व्हीटस्टोन सेतु पर लेकर आएंगे। आप लोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में डिवीजन क्लास में देखा ही है। तो व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग क्या करते हैं? 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाते हैं। पहले हम लोग चतुर्भुज के तरीके की देखो कैसे बनाते हैं। एक बिंदु यहाँ पे दो, एक बिंदु यहाँ पर दो, एक बिंदु यहाँ पर दो, एक बिंदु यहाँ पर दो। इसके बीच में एक संधारित्र यहाँ पे, इसके बीच में दूसरा संधारित्र, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। 4 संधारित्र। कितने यहाँ पे हैं? 1 2 3 4 5। एक यहाँ पे लगा दो, ये 5 संधारित्र। ठीक, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो। अब आपको ऐसे आपको जुड़े हुए हैं ये पूरा, ये जो इतना बड़ा फिगर है, इतने बड़े फिगर को आप इतने छोटे नन्हे से फिगर में आप इसको ढाल सकते हो। ठीक है, और जब इतने छोटे से फिगर में आप ढाल दोगे, ठीक ना, इतने छोटे से फिगर में जब आप ढाल दोगे तब देखो भाई क्या करेंगे हम लोग ढालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? यहाँ समझो x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? y। a और x के बीच में क्या है? a बोले तो ये, x बोले तो ये 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा हो गया 3 माइक्रोफैरड। x और b के बीच में कितना है? 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड। उसके बाद a और y कहाँ पर है? y यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड।
y और b के बीच में, y और b कहाँ पे, यहाँ पे y और b के बीच में 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे कितना है 8 माइक्रोफैरड, ठीक है 8 माइक्रोफैरड। ये तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु। अब ये व्हीटस्टोन सेतु हमारा संतुलित है कि नहीं संतुलित है, इसको पहले चेक करते हैं। संतुलित है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए भाई हमने आपको बताया है कि इसकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, क्या, इसकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अब संलग्न भुजा ये भी है, संलग्न भुजा ये भी है। संलग्न मतलब होता है साथ लगी हुई भुजा। तो 3 और 6 का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस 3 और 6 के अनुपात के बराबर है, यस मेरे भाई यस, बराबर है 1/2 बराबर 1/2। तो जब ये संतुलित, अब ये बटा 2 ए बटा 2 यानी P बटा Q बराबर R बटा S आया कि नहीं आया। जब ये आया इसका मतलब क्या है कि यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके विकर्ण वाला जो संधारित्र है उसमें, विकर्ण वाले संधारित्र में कोई आवेश नहीं जाएगा। जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो विकर्ण वाला जो संधारित्र लगा हुआ है उसमें कोई आवेश नहीं जाएगा। अब जब इसमें कोई आवेश नहीं जाएगा तो ये और ये श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में, और इनके लिए ये आपस में समांतर क्रम हो जाएंगे। ये और ये श्रेणी क्रम में है तो इसको मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ ना भाई, यहाँ पे इतने में आपको समझना है, ठीक है, मेन समझना है, बाकी कैलकुलेशन अपने मन से करना है। 3 और 6 श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा, श्रेणी क्रम को मान लेते सी डैश 3 × 6/3 + 6। श्रेणी क्रम में दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता का सूत्र होता है C1C2/C1 + C2, ठीक है। या तो फिर आप 1/C डैश बराबर 1/C1 + 1/C2 लगाओ, उससे आसान ये पड़ता है C1C2/C1 + C2। 3 × 6 = 18/6 कितना आ गया भाई 2। इन दोनों का मान कितना आया 2 माइक्रोफैरड। उसी तरीके से इसका भी मान कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड आएगा, यस एकदम सही। C डबल डैश का मान कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का जो सूत्र होता है उसको मान लेते हैं हम लोग C बराबर C1 + C2, C1 की जगह पे 2, C2 की जगह पे 2, तो हमारा C बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। बोलो भाई ये सवाल आसान था कि नहीं, एकदम आसान है सवाल। इस टाइप पे का सवाल और आप लगा लोगे तो आपको डर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, एकदम डर लगना चाहिए, एकदम नहीं लगना चाहिए। तो ये सवाल भाई आपका हुआ कि आपने देखा पहले हमें तो विभवांतर सेट करना है, यहाँ पे अगर संधारित्र नहीं लगा होता तो ये जो V यहाँ पे है यहाँ पे V होता, लेकिन यहाँ पे संधारित्र लगा, ये कितना आवेश ले लिया नहीं पता, तो यहाँ पे V है तो यहाँ पे V नहीं हो सकता, हमने क्या मान लिया X, यहाँ पे क्या है हमने मान लिया Y। अभी विभवांतर आपको सेट हो गया। आपने देखा फिगर ऐसे बनाने पर ये जो हमारा फिगर बना वह फिगर क्या रहा, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु रहा। क्या रहा, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु रहा। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो वहाँ से हमने ये जो A और B के बीच में तुल्य धारिता पूछा हुआ था उसको हमने निकाल दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इस वाले क्वेश्चंस को। इस वाले से थोड़ा सा टफ ये है और ये लंबा, टफ नहीं है, ये लंबा है। अभी आप देखोगे कितना लंबा आपको मिलेगा और इसके एग्जाम में 100% छपने की इसकी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, मैं भाई देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन क्या है बहुत सारे हैं, लेकिन अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं है। आपको उतना ही टाइम देना है और उस क्वेश्चन पे टाइम देना है जिसको हम लोग लगाएं और उसको हमें लगाने से लगे ये क्वेश्चन अब की बार छप सकता है, ये क्वेश्चन अब की बार छप सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें समय देना है, ठीक है। चलो भाई मीठा उठा दें, ठीक है। चलो भाई जगह खाली करते हैं क्योंकि 20 वाले क्वेश्चंस को लगाते हैं ना। चलो भाई देखो हमने इसकी जगह खाली कर दिया, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चंस लगाते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन,
अब उस वाले क्वेश्चन में अब हमें जगह थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगी। देखो ये देखो इतनी जगह मिल गई हमें। देखो भाई ये हमने इसको भी मिटा दिया। चलो भाई यह देखो ठीक, इसमें भी हमसे क्या पूछ रहा है, ए व बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है, साथ ही साथ इस 4 ओम के सिरों पर कितना विभवांतर है ये भी हमसे पूछ रहा है। ठीक ना, ए और बी के बीच हमें विभवांतर, भाई ए और बी विभवांतर दिया है 2 वोल्ट। ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछ रहा है। ए व बी के बीच यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इस ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या है उसको हमसे पूछ रहा है। साथ ही साथ इस 4 माइक्रोफैरड पर कितना आवेश है, कितना विभव है ये भी हमसे पूछ रहा है। ठीक ना, बात क्लियर हो गई, क्या क्या पूछ रहा है। चलो भाई लगाते हैं। अब लगाने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं और कैसे लगाते हैं। इस फिगर को जरा ध्यान से आप देखोगे, फिगर को थोड़ा ध्यान से आप देखोगे, ये देखो ये वाला संधारित्र, ये वाला संधारित्र, ये वाला संधारित्र, तीनों संधारित्र मतलब 3 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का और ये 3 माइक्रोफैरड का, तीनों संधारित्र हमारे किस क्रम में जुड़े हैं, तीनों संधारित्र हमारे किस क्रम में जुड़े हैं, तो आपका जवाब आएगा समांतर क्रम में। किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। ये तीनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। मान लेते हैं इन तीनों संधारित्रों का तुल्य धारिता जो है वह C डैश है, तो समांतर क्रम में होता है C1 + C2 + C3 जितने ज़्यादा दिए हों। श्रेणी क्रम में होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये जब 2 से ज़्यादा रहे तब के लिए लगाओ। अगर केवल 2 है तो C बराबर C1 C2 बटे C1 + C2। ठीक है, तो हमने तुल्य धारिता क्या माना, C डैश। किसकी तुल्य धारिता, इन तीनों की। तो क्या हो जाएगा C1 + C2 + C3। C1 का मान क्या है, C1 का मान है 3, C2 का मान 3, C3 का मान 3, टोटल कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। इतना तो मजा आया, इतने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब दोस्तों अब समझो कि ये फिगर हट गया, ठीक है ना, एक क्षण के लिए मैं फिगर हटा दूं, समझो ये समझो फिगर हट गया। अब इतनी जगह पे केवल एक संधारित्र हमने लगा दिया, ये वाला। अब ये वाला और ये वाला किस क्रम में होगा, समझो ये वाला हट गया है, ये समझो मैं पंजा जहाँ पे रखा वो हट गया है, ये वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक ना, ये वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब ये 18 माइक्रोफैरड, ये कितना आया 3 माइक्रोफैरड, ये 18 और 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में, सब श्रेणी क्रम में। तो कह सकते हैं कि C डैश मतलब इतने की जगह पे C डैश और कौन, और 18 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है, अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों की तुल्य धारिता मान लेते हैं C डबल डैश। C डबल डैश बराबर C1 C2 बटे C1 + C2। C1 की जगह पे C डैश, C डैश का मान है 3, C2 का मान है 18 बटे C1 का मान है 3, C2 का मान है 18। C1 C2 बटे C1 + C2। ठीक है, 18 3 आई 54, ये वैसे ऐसे रख देते हैं, 3 × 18 बटे 18 और 3 21, 3 × 21, 18 बटे 7, 18 बटे 7 सही है भाई, 3 × 21, 18 बटे 7 ये सही है। ठीक, इतना हो गया। अब जो इतना हुआ, अब समझो कि ये इसकी जगह पे टोटल 1 आएगा, टोटल 1 संधारित्र। मैं मिटाते भी चलता हूँ, आपको समझाते भी चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक ना, ताकि आपको अच्छे से देखो, मैंने नंबर को चेंज तो नहीं किया है, 3 3 6 3 9 18 18 सही भाई, 4 6 चलो भाई, हमने नंबर तो सही लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड आना चाहिए था। 3 3 3 एक बार नंबर मिला ले हम भाई, 3 3 3 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, हमने सही तो किया हुआ है। 3 3 3 ये हमारे किस में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो ये फार्मूला है, सही है, 3 3 6 3 9 सही है। और 9 और 18 देखो मैं ये गलती कर रहा था ना, यहाँ पे हमको क्या लेना चाहिए था, 9 लेना चाहिए था ना। देखो यहाँ पे हमने गलती किया, यहाँ पे ये क्या हो जाना चाहिए 9, क्योंकि हमारा ये वाला और ये वाला ये टोटल, ठीक है, टोटल मैं एक बार मिटा ही दूँ तभी आपको और अच्छी से क्लियर हो जाए। इसकी जगह पे हमने कितना निकाला, 9 निकाला। ये हमारा ये वाला समझो जो मैं भी बताया आपको, ठीक है, ये 9 माइक्रोफैरड।
अब ये 18 माइक्रोफैरड और ये 9 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो गए हमारे? श्रेणी क्रम में हो गए। तो 9 गुणे 18 बटे 9 प्लस 18, ठीक है। 9 गुणे 18, 9 गुणे 18 बटे 18 और 9, 18 9 कितना हो जाएगा? 27। 18 9 27, 9 त्रिक 27 और 3 छक 18, कितना आया हमारा? 6 आया। कितना आया? 6। अभी तो पता चला था कि पूरा हमारा गलत ही होता है। अब देखो भाई, अब इन दोनों की जगह पे कितना आया? 6 माइक्रोफैरड। तो अब इन दोनों की जगह पे केवल एक रहने दें। देखो हमने दोनों को मिटा करके इन दोनों की जगह पे केवल एक रख दिया। अब इसका मान कितना है? 6 माइक्रोफैरड का, ठीक। अब ये 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में? ये 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है, इनकी तुल्यधारिता मान लेते हैं, यहाँ पे डबल डैश है, अब 3 डैश ले लें, सी ट्रिपल डैश बराबर क्या लिख दें? ये किस क्रम में? समांतर क्रम में है। तो 6 प्लस 6, 6 कितना हो गया? 12 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों की जगह पे हटा करके एक संधारित्र लगा सकते हैं ना। अब देखो हमने दोनों को हटाया, अब इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? सिर्फ एक संधारित्र, और एक संधारित्र हमने लगा दिया ये वाला। ये कितने का? 12 माइक्रोफैरड का। अब ये 12 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर इनकी तुल्यधारिता को हम लोग माने सी बराबर श्रेणी क्रम में है, तो 4 गुणे 12 बटे 4 प्लस 12, ठीक है। तो 12 चौक 48, या 4 गुणे 12 लिख दें, बटे 12 4 16, तो 4 1 4, 4 चौके 16, 4 1 4, 4 3 12, 3 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा क्या आ गया? ए व बी के बीच तुल्य धारिता आ गया। ए व बी के बीच तुल्य धारिता आ गया। यही हमारा पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की जो प्लेट है उस पर विभवांतर कितना है? इस पर हमें विभवांतर कितना है? अब बताओ, विभवांतर हमको निकालना है। विभवांतर निकालने के लिए अब ये जो 2 वोल्ट विभवांतर दिया है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो जो श्रेणी क्रम में है, तो अब इसका विभवांतर, अब हम नहीं कह सकते डायरेक्ट 2 वोल्ट इसका है। इसका मतलब है कि हमें विभवांतर निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? आवेश निकालना पड़ेगा। आवेश क्यों बराबर क्या होता है? सी वी, मतलब टोटल का विभवांतर, ए व बी के बीच का आवेश निकल रहा है। क्यों बराबर सी वी, सी की जगह पे कितना हमने निकाला? 3, ठीक है। वी हमारा कितना दिया हुआ है? 2, 3 दूना 6 माइक्रोकुलाम कह सकते हैं। ये 6 माइक्रोकुलाम क्या आ गया? टोटल आवेश आ गया। अब टोटल आवेश मिल गया है, टोटल विभवांतर मिल गया है। अब जिसके सिरों का आपको विभवांतर चाहिए उसका आप निकाल सकते हो। देखो कैसे? अब ये जो 2 वोल्ट है, इस 2 वोल्ट से 6 माइक्रोकुलाम का आवेश जा रहा है। अब 6 माइक्रोकुलाम का अगर आवेश जा रहा है, तो इसमें भी 6 माइक्रोकुलाम का आवेश और इसमें भी 6 माइक्रोकुलाम का आवेश। तो हमको आवेश मिल गया, हमको आवेश मिल गया। क्या चाहिए? विभव चाहिए। विभव मान लेते V1 है। V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान C1। तो Q की जगह पे क्या हमारा? 6 बटे C1 की जगह पे है 4। ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में, समझो कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 1.5 माइक्रो वोल्ट, 1.5 माइक्रो वोल्ट, या 1.5 गुणे 10 की घाते -6, ये भी हम कह सकते हैं ना, या 1.5 वोल्ट भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि माइक्रो कट ही गया है, माइक्रो कट गया है, तो ये हमारा 1.5 वोल्ट आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या गया? 4 माइक्रोफैरड पर कितना विभव है? वह कितना है? 1.5 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। दोनों क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों से दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आपका है, ठीक है। चलो मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मिटा उठा दें। अब आते भाई इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में पहले क्या पूछ रहा है, पहले वो तो पता होना चाहिए। देखो भाई, हाँ दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में जो हमको निकालना है वह हमको क्या निकालना है? ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालना है, और साथ ही साथ जितने हमें यहाँ पे संधारित्र दिए हुए हैं, सभी संधारित्रों पर आवेश और वोल्टता हमको निकाल देना है, ठीक ना। सभी संधारित्रों पर आवेश और वोल्टता का मान हमको निकाल देना है। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ ना। हमको क्या करना है? ए व बी के बीच, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता हमको निकालना है, ठीक है। तुल्य धारिता निकालना है। साथ ही साथ
सभी संधारित्र पर आवेश तथा वोल्टता, सभी संधारित्र पर आवेश तथा वोल्टता, इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे निकालनी है, ठीक ना, इतनी चीज़ें हमको निकालनी है। तो इतनी चीज़ें निकालने पे पता है हमको देखने में इतना छोटा सा लग रहा है कि इतने निकालना है, लेकिन पता है ए व बी के बीच में तुल्यधारिता निकालोगे, फिर जितने संधारित्र सभी संधारित्र पर आवेश और वोल्टता, तो ये मिला जुला करके आपका 1.5 पेज सॉल्यूशन हो जाएगा फिगर बना करके, ठीक ना। यानी हमारा 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अब देखो हम लोग इसको लगाते कैसे हैं। तो पहले क्या करते हैं, ए व बी के बीच में तुल्यधारिता निकालते हैं। तुल्यधारिता निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए हमारा कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन सा संधारित्र हमारा समांतर क्रम में है, ठीक ना। चलो आप चेक करते हैं कैसे, जरा देखो ऐसे, ये वाला अपनी जगह पे, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों हमारे संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हमारा 200 पिको फैराड और 200 पिको फैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता को मैं मान ले रहा हूँ सी डैश बराबर हो जाएगा 200 गुणे 200 बटे 200 प्लस 200, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, 200 गुणे 200 बटा 400। अब देखो 4 से कट गया, 20 से कट गया, हमें मिला 100 पिको फैराड। अब ये 100 पिको फैराड, ये 100 पिको फैराड किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो हम क्या कह सकते हैं 100 पिको फैराड, 100 पिको फैराड व 100 पिको फैराड। अब 100 पिको फैराड मतलब ये वाला और 100 पिको फैराड ये वाला, 100 पिको फैराड व 100 पिको फैराड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तब मैं लिख दे रहा हूँ भाई क्या, तब मैं लिख रहा हूँ C डबल डैश बराबर 100 प्लस 100 बराबर हमारा हो गया 200 पिको फैराड। क्या हो गया, 200 पिको फैराड। एक बार चेक कर लीजिए, आपको दिख रहा है कि नहीं यार, 200 पिको फैराड। चलो भाई बढ़िया दिख तो रहा है यार, 200 पिको फैराड। अब ये 200 पिको फैराड और ये 100 पिको फैराड आपको लगेगा कि समांतर क्रम में, देखो जरूर लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी आपके दिमाग में मुझे जहाँ तक लगता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता है क्या सेट है, ये ऊपर और ये ऐसे नीचे। अगर आपको ऐसे दिख गए तो आपके तुरंत दिमाग में आता है समांतर क्रम। अगर ऐसे पूरा जुड़ा हुआ है तो है समांतर क्रम, ठीक है। ये ऐसे है तो ये है समांतर क्रम। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं है, ऐसे है, यहाँ पे ये समझो विभवांतर लगा दिया गया या कुछ भी लगा दिया गया, यहाँ पे ए यहाँ बी लिख दिया गया, अब श्रेणी क्रम में है। अब समांतर क्रम में नहीं है मेरे दोस्त, अब किस में है, श्रेणी क्रम में है। इस पे जो आवेश यहाँ से गया वही आवेश इसमें भी, वही चीज़ अब यहाँ से ए से आवेश निकला, यहाँ से होते हुए वही आवेश इसमें भी आया। तो ये वाला और ये वाला हुआ श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हुआ तो इस चीज़ को हम लिख दें, क्या लिख दें भाई, हम ये चीज़ लिख दें कि हमारा 200, ये वाला टोटल 200 और ये वाला 100, 200 व 100 किस क्रम में है हमारे, 200 व 100 श्रेणी क्रम में है। 200 पिको फैराड व 100 पिको फैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता को मान लेते हैं C बराबर 200 गुणे 100 बटा 200 प्लस 100, 200 गुणे 100 बटा 200 प्लस 100 कितना हो गया, 300, 20 खत्म। क्या मिल गया आपको, 200 बटा 3 पिको फैराड। ये आपका ए व बी के बीच में तुल्यधारिता निकल के आया। क्या निकल के आया, तुल्यधारिता, ठीक है। अब जब तुल्यधारिता निकल गया तो एक बार हम लोग तुल्य आवेश निकाल लेते हैं। तुल्य आवेश ना बोल करके उसको हम बोल देते हैं कुल आवेश, और कुल आवेश को हम लोग लिखते हैं Q, और Q बराबर होता है CV। कुल आवेश होता है Q और Q बराबर होता है CV। तो Q बराबर C हमने निकाला हुआ है 200 बटा 3 पिको फैराड। पिको मतलब 10 की घाते -12, पिको मतलब 10 की घाते -12। V कितना दिया हमको, 300 वोल्ट, ठीक है।
ये 3 से तो ख़त्म हो गया। 2 2 4 0, तो हमको कितना मिल गया? 2 2 4 0, 2 गुणे 10 की घाते -12 गुणे 10 की घाते 4, 2 गुणे 10 की घाते -8 है, 8 है कूलाम। 2 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम। ये क्या मिल गया हमको? कुल आवेश मिल गया। अब दोस्तों जो कुल आवेश मतलब इस बिंदु ए से निकलने वाला जो कुल आवेश कितना है? 2 गुणे 10 की घाते -8। अब ये 2 गुणे 10 घाते -8 जो आवेश है वह यहाँ पहुँचा, 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट गया, तो जब जो 2 भागों में बट जाएगा तो 2 भागों में बटने का मतलब है कि 10 की घाते -8, 2 गुणे 10 घाते -8 का 2 भाग, 2 गुणे 10 की घाते -8 का 2 भाग मतलब 2 से भाग कितना आया? 10 की घाते -8। तो 10 की घाते -8, 10 की घाते -8 2 भागों में बटा। अब 10 की घाते -8 इसमें भी, 10 की घाते -8 इन दोनों में भी। क्यों? जो इसमें वही इसमें, क्योंकि ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में है। चलो अब देखो, अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि C1 पर आवेश, C1 पर आवेश, C1 पर आवेश, C1 पर आवेश जो कुल आवेश है, कुल आवेश कितना है? 2 गुणे 10 की घाते -8 का 2 भागों में बटा, वह कितना मिला? 10 की घाते -8 कूलाम। ठीक है, 10 की घाते -8 कूलाम। अब आवेश मिल गया है तो क्या आवेश से हम लोग विभव निकाल सकते हैं? विभव निकाल लेते हैं। विभव C1 पर विभव यानी V1, V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1 अपान C1, V1 बराबर Q1 अपान C1। Q1 जगह पे 10 की घाते -8 बटे C1, C1 कितना दिया है? 100 पिकोफैरड, 100 पिकोफैरड। पिकोफैरड को क्या बना दे हम लोग? फैरड। फैरड बनाने के लिए 10 की घाते -12 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये -12 चला जाएगा ऊपर, 10 की घाते -8 गुणे 10 की घाते 12 बटा 2 बटा 100। 12 में से 8 गया 4, 4 मतलब बोले तो 1 लिख करके 4 0 बटा 100, 2 0 से कट गया, बचा कितना हमारा? 100 वोल्ट। कितना है भाई? 100 वोल्ट। तो C1 पर विभव मिल गया, C1 पर आवेश मिल गया। इसी तरीके सब पे निकालना है, C2 पर, C3 पर, C4 पर। मजा आएगा ना? एकदम मजा आएगा, देखते रहो भाई, एकदम मजा आने वाला है। C2 पर आवेश, C2 पर आवेश, C2 पर आवेश, C2 पर आवेश बराबर देखो क्या हो जाएगा? हमने बताया 10 की घाते -8 है, 2 गुणे 10 घाते -8 था, 2 भागों में बटा, 1 भाग इसमें और जो भाग इसमें वही चीज़ इसमें, मतलब कितना कहोगे? 10 की घाते -8 कूलाम। 10 की घाते -8 कूलाम। क्या निकाल लो इस पर? विभव V2, V2 बराबर Q2 अपान C2, Q2 का मान 10 की घाते -8, C2 का मान 200 पिकोफैरड। पिकोफैरड को 10 की घाते -12 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब किधर डाल लिखिए? 10 की घाते 4 मतलब 4 0, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। देखो 2 0 से कट गया, कितना आ गया? 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। अब बताओ, जो V2 का मान आया वही V3 का मान आएगा? यस। तथा इसी प्रकार V3 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, V3 बराबर 50 वोल्ट। क्यों V3 50 वोल्ट? जरा इस पर सोचो। क्यों? क्योंकि आवेश वही है, ठीक, और धारिता भी वही है। आवेश भी वही है, धारिता भी वही है, इसलिए विभव क्या है? समान है। ठीक है, इसीलिए विभव समान है। V4, पहले V4 निकालने से पहले C4 यानी C3 पर आवेश, C4 पर आवेश, C4 पर आवेश, C4 पर आवेश, आवेश समझो भाई जरा। यहाँ से 2 गुणे 10 घाते -8 कूलाम आवेश निकला, यहाँ पहुँचा बटा कुछ इसमें गया, होते होते यहाँ पे आया, यहाँ पे जो बटा था यहाँ होते होते फिर यहाँ पे आया, तो मतलब 10 की घाते -8 यहाँ से आया, 10 की घाते -8 यहाँ से आया, यहाँ दोनों मिल गए, हो गया 2 गुणे 10 की घाते -8, 2 गुणे 10 की घाते -8। तो C4 पर आवेश कितना हुआ? 2 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम। अब अगर आवेश मिल गया है तो विभव निकाल सकते हैं ना। विभव को हम लोग क्या कहेंगे? V4 बराबर हो जाएगा Q4 अपान C4। ये चीज़ दिख रहा है कि नहीं यार? पर दिक्कत ही, मैंने निशान नहीं लगाया। चलो भाई, और बड़ी जगह है यार, तो भी दिखेगा। V4 बराबर हो जाएगा Q4 अपान C4। Q4 अभी हमने निकाला 2 गुणे 10 की घाते -8 बटा C4 हमारा, C4 कितना दिया है? 100 पिकोफैरड। 100 गुणे 10 की घाते -12 चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 0, 2 लिख करके 4 0 बटा 100।
100 2 जीरो से कट गया 200 वोल्ट। लो भाई गजब, V4 का मान आ गया 200 वोल्ट। कितना आया भाई? 200 वोल्ट। ठीक है, V4 का मान कितना आ गया भाई? 200 वोल्ट। ठीक, V4 का मान आ गया 200 वोल्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सवाल थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया समझ में आया होगा। भाई अगर आपको लग रहा है ना मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर किया करो। ठीक ना, बढ़िया तरीके से आपके जितने भी दोस्त यार हैं, ठीक है, सब में शेयर करो बढ़िया से। थोड़ा सा लगे कि भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कुछ मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सब्सक्राइब बढ़वाओ, मेहनत करो, लाइक करो वीडियो को, अच्छा कमेंट करो। ठीक है, चलो अगर अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा लग रहा कोई बात नहीं। तो अभी तक भाई हमने अभी 3 क्वेश्चंस लगाया। ठीक है, कितना क्वेश्चंस लगाए? 3 क्वेश्चंस। अब हम संधारित्र पे आधारित ही कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं। ठीक है, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस और लिखते हैं और उसको बताते हैं, तब आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप देखो, पता है मैं बढ़िया क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूँ ताकि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस लगाओगे ना, जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, उसको आप चुटकियों उड़ा दोगे। ठीक ना, चुटकियों उड़ा दोगे। तो इसको भाई नोट कर लो। उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस और आपके सामने लिख रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमने आपके सामने 3 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस की क्वालिटी को देख करके समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने ज़बरदस्त है, कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो और ये हमारा क्वेश्चन हमने 3 पहले बता दिया था, 3 यहाँ पे और हमने लिखा है, यानी इस वीडियो में टोटल हमारे हो जाएंगे 6 क्वेश्चंस। और 6 क्वेश्चंस का एंजॉय लीजिए और इस एंजॉय के साथ कुछ और क्वेश्चंस को लगा डालिए। ठीक है, तब आपको लगेगा कि अब हम जो है बोर्ड परीक्षा में इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है ना तो अपन छोड़ के आने वाले नहीं हैं। चलो भाई शुरू करते हैं, पर नीचे से क्वेश्चंस लगाते हैं। लिखा कि 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। मतलब कोनो समांतर प्लेट संधारित्र है और उसका धारिता कितना दिया है? 100 माइक्रोफैरड दिया है और वह 400 वोल्ट तक का है, आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, दूरी क्या कर दें? आधी कर दें, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो जब मान चलो कि पहले डी दूरी थी, पहले जो कुछ भी दूरी है उस दूरी पर हमें विभवांतर तो पता है 400 वोल्ट, नया विभवांतर क्या हो जाएगा? जब दूरी इतनी ही है ना, पहले जो दूरी रही है, मान चलो भाई ये समांतर प्लेट संधारित्र जब इतनी थी, इनके बीच की दूरी, तब ये आपको धारिता दिया हुआ है, ये आपको विभव दिया हुआ है। यहाँ से ऊर्जा निकाल दें, ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV², तो C1V1², C1V1², फार्मूला पढ़े हो ना भैया, U बराबर 1/2 CV²। U1 बराबर 1/2 C1 की जगह हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड है, 10 की घाते -6 से गुणा कर दो, V की जगह पे 400 का स्क्वायर कर दो भाई, ये गजब। U1 बराबर 1/2 गुणे 100 गुणे 10 की घाते -6 हो जाएगा, 10 की घाते -4, 4 चौके 16 गुणे 10 की घाते +4, +4 कट गया और U1 बराबर हमारा क्या आ गया? U1 बराबर आ गया हमारा 8 जूल। ये 8 जूल तब आया है जब प्लेटों के बीच की दूरी जो थी, मतलब ये दूरी मान लेते इसकी दूरी क्या है? D थी। तब विभवांतर कितना था? 400 वोल्ट। धारिता कितना था? 100 माइक्रोफैरड। अब दूरी को आधी कर दिया जा रहा है, D/2 कर दिया जा रहा है, तब नया विभवांतर क्या हो जाएगा? नया विभवांतर क्या हो जाएगा? तो पहले हम लोग देखते हैं दूरी को आधी करने पर, दूरी को आधी करने पर धारिता क्या होता है? धारिता C2 मान लेते हैं, C2 प्रोपोर्शनल टू 1/D। यहाँ पर मैं समझा दूं पहले आपको, C प्रोपोर्शनल टू होता है 1/D, C प्रोपोर्शनल होता है 1/D, बल्कि ये चीज़ यहाँ पे लिखें, यहाँ पे C2 हटा देते हैं, C प्रोपोर्शनल टू होता है 1/D। दूरी को आधा करेंगे धारिता दोगुनी हो जाएगी, दूरी को दोगुना करेंगे धारिता आधी हो जाएगी। ये फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ठीक है, तो C प्रोपोर्शनल टू 1/D। तो अब बताओ भाई, दूरी को हम लोग क्या कर रहे हैं? आधा, धारिता क्या हो जाएगा? दोगुना। तब धारिता जो C2 है, C2 कितना हो जाएगा? 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, धारिता निकल आया। अब धारिता से विभव निकाल सकते हैं?
धारिता से हम लोग विभव निकाल सकते भाई। देखो कैसे, C1V1 बराबर C2V2। ये C1V1 क्या भाई, आवेश। आवेश जो इस संधारित्र पे था वही बाद वाले भी संधारित्र पर आवेश वही रहेगा। आवेश में कोई चेंजिंग तो हो नहीं रहा है। चेंज किस पर हो रहा है, केवल धारिता और विभव पर चेंज हो रहा है। तो C1V1 बराबर C2V2। C1 की जगह पे क्या लिख दें हम लोग, C1 कितना हमारा है 100 माइक्रोफैराड, यहाँ भी माइक्रोफैराड कट जाएगा। V1 कितना हमारा है 400 बराबर C2 कितना हमने बताया 200 गुणे V2 का मान हमको चाहिए 00 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 आ जाएगा। यानी अब हमारा V2 कितना आया, V2 बराबर आया 200 वोल्ट। कितना आया 200 वोल्ट। ठीक, तो नया विभवांतर कितना हुआ 200 वोल्ट हुआ। अब इस नए विभवांतर पे धारिता क्या निकाल लेते हैं, ऊर्जा। जब जो ऊर्जा निकाल लेते हैं वह U2 आ जाएगा। उस U2 से हमें U1 माइनस U2 करें और U2 माइनस U1 करें, वहाँ से ऊर्जा में परिवर्तन निकल के आएगा ना। चलो U2 निकालते हैं। U2 बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर। U2 बराबर 1/2 C2 की जगह पे 200 गुणे 10 की घाते -6। V2 की जगह पे 200 का स्क्वायर। ठीक, U2 बराबर 1/2 गुणे 2 गुणे 10 की घाते -4 गुणे 2 दूना 4 गुणे 10 की घाते 4 +4 -4 कट गया, 2 से कट गया। U2 बराबर कितना आ गया 4 जूल आया। कितना आया 4 जूल। ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था 8 जूल, बाद में कितना हुआ 4 जूल। ऊर्जा में परिवर्तन बोले तो डेल्टा यू बराबर U1 माइनस U2। डेल्टा यू बराबर 8 -4, डेल्टा यू बराबर आ गया 4 जूल। तो भैया ये क्वेश्चन हमारे लिए हिसाब से बड़ा ही ललन टफ क्वेश्चन है। आप लोग इसको उतार लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने एग्जाम के लिए ना तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, चलो मज़ा आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, इसको मिटा उठा देना। हाँ भैया मिटा दे, बिना मिटाए कहाँ काम चलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने में मज़ा आ रहा होगा तो भाई इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। ठीक है भाई, मेरे देखो आपसे मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ ना। ठीक है फीस नहीं ले रहा, बस केवल आपको कमेंट में बताना है कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, बाकी और शेयर करने का मन करता है शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। बस यही समझो आपका क्या है, फीस है। ठीक है ना, ये फीस है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है ना, बस घर बैठे इंजॉय करना है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, इंजॉय करना, बढ़िया से पढ़ना है और कोई फीस वूस नहीं देना है। बस लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, अकेले अकेले देखो। अगला क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास। समांतर प्लेट संधारित्र, देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इसकी प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो आपको व्यास दिया है D बराबर 8 सेंटीमीटर। व्यास से क्या निकालोगे, त्रिज्या हो जाएगा 8 का आधा, बोले 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है, इसकी धारिता बराबर है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोनो गोला है, इन दोनों के बराबर है, तो प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। चलो भाई, प्लेटों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्नानुसार बात करते हैं भाई। किसके अनुसार बात करते हैं, प्रश्नानुसार बात करते हैं। डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लगाते हैं। क्या प्रश्नानुसार बात करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोले की धारिता दोनों क्या है, बराबर है। तो ये लाइन लिख दें, एक लाइन खूबसूरत लाइन लिखते भाई, खूबसूरत लाइन। देखो क्या लिखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता लिखें क्या, धारिता एक और भी इस लगा देना, धारिता बराबर क्या भैया, गोले की धारिता, गोले की धारिता, गोले की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोले की धारिता के समान हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पता है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, पता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब वायु भरी हो तो A एप्सिलॉन 0 अपान D, A एप्सिलॉन 0 अपान D। ठीक है, ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो भाई बिना फार्मूला याद हुए यहाँ पे कल्याण होने वाला नहीं है। गोले की धारिता, गोले की धारिता का फार्मूला होता है
4πε0a, ठीक है, 4πε0a, ठीक। ये फॉर्मूला है। यहाँ से हमको क्या निकाल देना है, प्लेटों के बीच की दूरी, यही डी निकाल देना है। तो इस डी को निकालने के लिए तो ए, ठीक है, ए एप्सिलॉन 0 को हम काट दे क्या, एप्सिलॉन 0 से कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 से कट जाएगा, एकदम कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 से कट गया, ठीक है। तो हम डी बराबर क्या कह सकते हैं भाई, डी बराबर हमारा हो जाएगा ए अपान 4π ए। अब ए नहीं करेगा, ठीक है, डी बराबर ए बोले तो प्लेटों का क्षेत्रफल, समानांतर प्लेट की धारिता का क्षेत्रफल। तो प्लेटों का क्षेत्रफल तो हमें दिया नहीं है, लेकिन त्रिज्या दिया है। त्रिज्या से क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की जगह लिख दें क्या, एक बार πr² बटे 4π ए हमको दिया हुआ है ना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 दिया है, पाई से कट गया। लो देखो कितना आसान सवाल है यार, बस केवल डरना नहीं है। आर की जगह पे क्या रख देना, 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 बटे, देखो एक और 4 काट रहा है, ठीक है, 100, 1 4 4 काट दिया। डी बराबर 0.04 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, 0.04 सेंटीमीटर। कितना आसान था क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन लगाने में शानदार तरीके से मजा आया होगा ना। सही है ना भाई, एक बार देख लो जरा, मैं भी यार, मैं थोड़ा जिससे लग रहा है जल्दी बता दिया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ए एप्सिलॉन 0 अपान डी, गोले की धारिता 4πε0a। सही है यार, ठीक है, ठीक है। चलो अब आ जाओ पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन उसमें हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो भाई मिटा उठाए देते ना, मिटा उठाए देते हैं। चलो नोट आउट कर लिए होगे ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करना, फिर बताएंगे इसको, ठीक है। तो लोग कहोगे सर कितनी बार बताएंगे केस वाला। अब देखो भाई, आ जाते इस वाले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर, ठीक है, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। चलो भाई, पहले हमारा क्या है, 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर, यानी C1 हमको दिया हुआ है 8 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे, 8 × 10⁻⁻6 फैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर, V1 का मान दिया हमको 20 वोल्ट। अब इस 20 वोल्ट से बढ़ाकर हमको 30 वोल्ट कर देना है, तब उसकी ऊर्जा में कितनी ऊर्जा, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए पहले हमको लोग U1 निकाल लेते हैं, ठीक है। U1 निकाले भाई, U1, चलो U1 ही निकाल देते हैं। 1/2 C1 V1², ठीक है, 1/2। मुझे ये लग रहा है यार, देखो दोनों में C सेम है ना, दोनों में जब C सेम है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं यार, ठीक ना। क्या एक बार U1 निकालें, एक बार U2 निकालें, देखो डायरेक्ट मैं करता हूँ। अब दूसरी बार आपको V2 दिया है, V2 बराबर दिया आपको 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। जाहिर सी बात है कि V1 के लिए भी यही संधारित्र, V2 के लिए भी यही संधारित्र। V1 और V2 क्या हो गया आपका, सेम हो गया, C सेम हो गया ना। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा U। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, जिसका V2 ज़्यादा उसका U2 ज़्यादा, यानी U2 माइनस U1। डेल्टा U बराबर U2 की जगह पे 1/2 CV2² माइनस 1/2 CV1²। दोनों के लिए C सेम है, इसलिए ऐसा लिख दिया। वैसे भी लगा सकते थे भाई, कैसे कि पहले आप U1 निकालो, फिर U2 निकालो, फिर जो बड़ा है उसी में से छोटा घटा दो, वही वाला तरीका ये भी है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा 60 हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा U बराबर 1/2 C, दोनों में कॉमन है, V2² माइनस V1²। अब सिर्फ क्या रखना है आपको, मान रखना है। मान रखोगे आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। डेल्टा U बराबर 1/2 C1, C की जगह पे रखना है 8 × 10⁻⁻6। V2 की जगह पे रखना है 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। डेल्टा U बराबर 2 से काट दो, 2 चौके 8, 4 × 10⁻⁻6, 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, में से घटा दोगे आ जाएगा 500, और यहाँ पे 4 × 10⁻⁻6 है ही है। 4 से में 5 का गुणा कर दोगे, 4 में 5 का गुणा कर दोगे हो जाएगा 4 पंचे 20, 2 जीरो और गुणे 10⁻⁻6, 3 ठो कम हो जाएगा। तो डेल्टा U बराबर का आ जाएगा 2 × 10⁻³ जूल।
डेल्टा यू बराबर 2 गुणे 10 की घाते -3 जूल। ठीक, चलो भाई, इस तरीके से आपका ये हमने आपको सवाल बताया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 6 सवाल लगाने में अच्छा से समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। मज़ा लेते रहिए, समझते रहिए और इतना जोश भरते रहिए अपने अंदर कि हमें एक बार भी हम ना सोचें कि हम फिजिक्स में फेल हो रहे हैं। अब हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि हम लोग जो 70 है, ये 70 के ऊपर हमारा कितना लिखाएगा। ठीक है, अब ये 70 के ऊपर मैं चाहता हूँ कि भाई सभी लोगों का 50 प्लस ही लिखाए, 70 के ऊपर 50 प्लस लिखाए। अब ये ज़रूरी है कि आप इस टाइम कितना अपने पढ़ाई पर समय दे रहे हो। जितना समय दोगे उतना आपको मज़ा आएगा, जितना आप समय दोगे उतना आपको मज़ा आएगा। मज़ा अगर लेना है, ये बढ़िया चीज़ 70 के ऊपर जितना बढ़िया बनाना है उतना बढ़िया से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे। जो चीज़ नहीं आता है उसको लिख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और लिख करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये नहीं कि केवल देखते रहना है कि हाँ मुझे आ रहा है, ऐसे नहीं। लिख कर कोई भी सवाल आ रहा है तभी उसको लिख करके ऐसे लगा करके लिख करके प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें, चाहे वह आपका एग्जाम्पल हो, चाहे वह आपका कोई सवाल ही क्यों ना हो। अनसॉल्व बगल में रखें, सोते समय जरूर एक बार अनसॉल्व देखें। अनसॉल्व में देखें कि आपको 70 नंबर के अनसॉल्व में कितने नंबर तक आप कर ले जा रहे हो। अगर आप इस समय 50 प्लस कर ले जा रहे हो तो समझो आपका 50 प्लस नंबर आ रहा है। जितना अनसॉल्व से आप कर ले जा रहे हो समझो उतना आपका नंबर आ रहा है। इस तरीके से आपको देखना है। अगर आपका 50 प्लस जिसमें कम हो रहा है, जिस अनसॉल्व को लगाने से, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस चीज़ को आपको अगर 50 प्लस कम आ रहा है उसको थोड़ा सा समय दीजिए, बढ़िया से मेहनत करिए, आपका जरूर 50 प्लस आएगा। ठीक है, 70 में 50 प्लस आएगा, ये मैं 70 वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में 100 वाला है। ठीक है, 100 में देखो 80 पार। ठीक है, अब की बार 80 पार, 100 हिंदी में ना, हिंदी तो आसान है। चलिए भाई, कोई बात नहीं। तो आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, चलो फिर सबको चले, बाय बाय।